अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताबिश और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया वो है एंटार्क्टिका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताबिश और आज जो मैं वीडियो लेके आया वो लेके आया हूँ एंटार्क्टिका। भाई एंटार्क्टिका में कौन कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, यहाँ पे क्या यानी सेल्सियस चल रहा है और ये दुनिया की कौन सी जगह जहाँ पे बहुत से मौज़ात भी सामने आते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेडिकल जिसको बोलते हैं सामने आते हैं। तो आइए बात करते हैं इस बारे में। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. For the sum of Antarctica's secrets is but one piece in the greater puzzle that challenges man on all corners of एंटार्क्टिका एक ऐसी प्लेस है, जगह है जहाँ पे इंसानों का कोई रद्द-ओ-अमल नहीं नज़र आता। ठीक है, कोई दखल नहीं नज़र आता, कोई इंसान वहाँ पे नज़र नहीं आता। क्यों? इसका रीज़न है कि सबसे ठंडी जगहों में से एक जगह है, यानी कि ऐसा कह लें ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ये अपना डिग्री नोट किया गया है। सही है, आइस डिग्री नोट किया गया, वो 89 यानी कि 89 सेल्सियस नोट किया गया, जो आम इंसान के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन है। और यहाँ पे 300 किलोमीटर पर आवर के यानी कि रफ्तार से विंड यानी कि हवाएं चलती हैं, जो कि एक इंसान को आराम से अंधा करने के लिए काफ़ी है, ब्लाइंड करने के लिए काफ़ी है। तो भाई बहुत सी मेडिकल्स हैं, इसलिए वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और मेरे पास कुछ फैक्ट एंड फिगर भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। और एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है, इस हद तक कि आप हैरान हो जाएंगे। इसे एज ए डेजर्ट क्लासिफाई किया जाता है। साल भर में यहाँ पर सिर्फ 51 mm के अराउंड बारिश होती है, और जब बारिश होती भी है तो वो गिरते ही बर्फ बन जाती है। सिर्फ यही नहीं कि भाई अच्छा यहाँ पे इंसानों का इन्फ्लुएंस कम है, पर ये इसका मतलब ये नहीं था कि भाई एंटार्क्टिका को भी लोगों ने एंटार्क्टिका पे भी लोगों ने कब्जा करने की कोशिश नहीं की। तो आइए जानते हैं मैप के थ्रू कि भाई ये सब क्यों और किस तरह नजर में आता है। इस नक्शे को ही देखिए। फ्रांस कहता है कि एंटार्क्टिका का ये वाला हिस्सा फ्रांस का है। नॉर्वे कहता है कि ये हिस्सा मेरा है। ऑस्ट्रेलिया इस पूरे राइट वाले हिस्से पर अपना क्लेम जमाता है। इसके अलावा ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे देश भी एंटार्क्टिका के अलग अलग हिस्सों पर अपना क्लेम जमाते हैं। 1513 में प्रॉपर एक निकल के आया कि भाई एंटार्क्टिकोस, इसको पहले नाम इसका था और फिर इसका नाम बाद में बदल के, क्योंकि अर्थ गोल थी और इसको फिर एंटार्क्टिका रख दिया गया। एक्चुअली में गोल है। ग्रीक्स उस समय जानते थे कि धरती के नॉर्थ में आर्कटिक करके कोई जगह है, उसे ये लोग आर्कटोस करके पुकारते थे। यह आर्कटोस शब्द आया था बेर से। आसमान में जो हमें कॉन्स्टेलेशंस दिखती है ना, एक द ग्रेट बेयर की कॉन्स्टेलेशन है, तो उस कॉन्स्टेलेशन को देखकर इन्होंने आर्कटिक का नाम आर्कटोस रखा था। अब क्योंकि ये जानते थे कि धरती गोल है, तो नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में भी कुछ होगा, तो इन्होंने सोचा कि जो भी चीज साउथ में है हम उसे नाम देते हैं एंटार्क्टोस। इसका मतलब हुआ उस बेयर के ऑपोजिट, आर्कटोस का उल्टा। तकरीबन 200 साल बाद 1973 में एक जेम्स कुक नाम के फिलोसोफर आए थे। इन्होंने बाकायदा इस बारे में जायजा लिया और यानी कि टोटली साइंटिफिकली प्रूव किया कि भाई ये जगह क्या है, और उन्होंने मैप के अंदर भी दिखाया। I can be bold to say that no man will ever venture farther than I have done, and that the lands which may lie to the south will never be explored. एंटार्क्टिका नक्शों में दिखना शुरू हो चुका था। बहुत से एक्सप्लोरर्स ने जब एक्सपीडिशंस करी दुनिया, इस नक्शे को देखिए, लेफ्ट साइड पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिखाया गया है, राइट साइड पर सदर्न हेमिस्फीयर दिखाया गया है। इस सदर्न हेमिस्फीयर के बीच सबसे बड़ी जमीन को इन्होंने नाम दिया है टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा। इसका मतलब बना अननोन सदर्न लैंड। 130 किलोमीटर दूर थे एंटार्क्टिका से जब इन्होंने शिप वापस मोड़ा। हालांकि इन्होंने एंटार्क्टिका को देखा नहीं, लेकिन इन्होंने आइसबर्ग जरूर देखे जिसमें रॉक डिपॉजिट्स पाए गए थे। 1895 में जब एक नॉर्वेजियन जहाज जिसका नाम ही एंटार्क्टिक था, वो इसके किनारे पर पहुंचा। इस जहाज में मौजूद लोगों ने एक छोटी सी बोट उतारी जिसमें 6-7 लोग बैठकर एंटार्क्टिक की जमीन तक गए। इस बोट में एक नॉर्वेजियन थे, कार्स्टन ब्रॉच ग्रेविंग। ये कहते हैं कि ये बोट से पहले उतरे थे और इन्होंने कदम रखा एंटार्क्टिका की जमीन पर। लेकिन एक न्यूजीलैंड के बंदे थे, अलेक्जेंडर, वो कहते हैं कि वो भी इस बोट में बैठे थे और
बोट को ठीक से स्टेडी रखने के लिए इन्होंने पहले कदम रखा था बोट से बाहर। इसकी एक बड़ी फनी ड्राइंग भी बनाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि पीछे से ये अलेक्जेंडर भाई साहब छुपके से बोट से कूद रहे हैं ताकि ये पहले इंसान बन जाए कदम रखने वाले, और बोट में बाकी लोग बैठे बैठे हैरान होकर देख रहे हैं कि इसने ये क्या कर दिया, हम पहले होने वाले थे। इसके बाद 1900s के पहले 10-20 सालों को हीरोइक एरा बुलाया जाता है एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन का, क्योंकि कई सारी एक्सपीडिशंस करी गई इस समय में जिन्होंने नई साइंटिफिक डिस्कवरीज करी और कई नई चीजें पता लगी हमें एंटार्क्टिका के बारे में। हमें पता चला कि पहली बार प्लांट्स भी उगते हैं इस कॉन्टिनेंट पर जब मॉसेस पाए गए। एंटार्क्टिका देश थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा कई और ऐसे देश थे, यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी जैसे, जो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। हिटलर के समय में साल 1939 में एक जर्मन एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन भी हुई थी। इसमें ये लोग एरोप्लेन लेकर गए और एंटार्क्टिका की कुछ एरियाज पर इन्होंने फोटो खींची और एरोप्लेन से मेटल के नाजी स्वास्तिका से ड्रॉप कर दिए जमीन पर, ये क्लेम करने के लिए कि जहां पर हमने ये अपना निशान गिरा दिया है ये एरिया अब नाजी जर्मनी के कंट्रोल में। कहा कि अगर कोई देश एक्चुअली में डिस्कवरी करता है किसी नई जमीन की एंटार्क्टिका में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो नई जमीन है वो उस देश की हो गई। वो जमीन उस देश की तभी होगी जब एक्चुअली में कोई सेटलमेंट हो उस जमीन पर। अगर आप देखोगे एंटार्क्टिका के कई आइलैंड्स हैं जो एंटार्क्टिका के करीब है। एक ये हर्ड एंड मैक्वायरी आइलैंड्स हैं। 1947-48 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टेशंस को इन आइलैंड्स पर लगाया। 1953 में ये केरगुएलिन एंड क्रोजेट आइलैंड्स हैं, फ्रांस ने अपने परमानेंट बेसिस को यहां पर एस्टैब्लिश किया। फिर अगले साल 1954 में ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में मेनलैंड एंटार्क्टिका तक पहुंच गया और मॉसन स्टेशन बनाया, जो कि एक्चुअली में एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट के ऊपर था। एक साल बाद अर्जेंटीना ने अपना जनरल बेलग्रानो स्टेशन बनाया, यह भी एंटार्क्टिका के ऊपर फिल्शनर आइस शेल्फ पर था। इसलिए इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि एंटार्क्टिका की जमीन के बाहर कुछ आइस शेल्फ्स, इन आइस शेल्फ्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ब्लू डॉट्स हैं, ये अलग अलग देशों के आज के दिन बेसिस हैं, रिसर्च स्टेशन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एंटार्क्टिका पर। अब नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड ने जो क्लेम किया है एंटार्क्टिका की जमीन को, ये बड़ा क्लियर है कि ये कौन सी जमीन को क्लेम करते हैं और एक दूसरे के साथ इनका कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा। लेकिन नक्शे के लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा चिली, ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने जो क्लेम किया है ये एक दूसरे से ओवरलैप होने लग रहा है। चिली के क्लेम के अंदर ब्रिटिश और अर्जेंटीना के क्लेम भी मौजूद करती है बाकी सारे देशों को कि कोई भी देश अगर सोवियत यूनियन से पूछे बिना टेरिटरी क्लेम करेगा, बिना सोवियत की पार्टिसिपेशन के एंटार्क्टिका को लेकर अगर डिसीजंस लेगा, तो हमारा देश किसी भी क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं। सरकारों को नोटिस इशू करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रीटी होनी चाहिए जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि एंटार्क्टिका हमेशा एक आजाद और पीसफुल जगह रहे। एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन किया जाता है। पहला, एंटार्क्टिका को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सबको आजादी होगी। और तीसरा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से जो नतीजे निकलेंगे वो फ्रीली एक्सचेंज किए जाएंगे। जो भी क्लेम किया था इन देशों ने, वो क्लेम्स एबॉलिश नहीं किए जाते, वो क्लेम्स खत्म नहीं होते। ये ट्रीटी उन क्लेम्स को बस टेम्पररी। ये जो एंटार्क्टिका का पॉलिटिकल नक्शा है ये आज के दिन तक भी वैलिड है। इसमें सबसे बड़ा शेयर है ऑस्ट्रेलिया का। 42% जमीन एंटार्क्टिका की ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है, नहीं, ये जो 7 कंट्रीज हैं जो टेरिटरीज क्लेम कर रही हैं एंटार्क्टिका पर, ये भी एक दूसरे के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे तो एक दूसरे के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन यूके, चिली और अर्जेंटीना एक दूसरे के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि उनकी टेरिटरीज ओवरलैप करती। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस ने एक स्पेशल कमिटी बनाई एंटार्क्टिक पर रिसर्च करने के लिए, जिसमें अलग अलग देशों के साइंटिस्ट साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यही रीजन है कि हर साल करीब 4500 साइंटिस्ट एंटार्क्टिका जाते हैं काम करने के लिए, और अलग अलग देशों के साइंटिस्ट के बीच में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन देखी। एक्चुअली में इंडिया कंप्लीटली अगेंस्ट था इस एंटार्क्टिक ट्रीटी के, क्योंकि इंडिया का मानना था ये एंटार्क्टिक ट्रीटी इन 10-12 देशों का तरीका है एंटार्क्टिका हड़पने का। यूनाइटेड नेशंस से भी अपील करी थी कि यूनाइटेड नेशंस पूरे कॉन्टिनेंट का कंट्रोल टेक ओवर कर ले, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अपनी पहली एक्सपीडिशन लॉन्च करी एंटार्क्टिका में, और ये चीज इंडिया ने काफी सीक्रेटली करी कि बाकी देशों को इसके बारे में ना पता। एक आइस ब्रेकर शिप नॉर्वे से ली थी एक्चुअली में, जिसका नाम था पोलर सर्कल, इस एक्सपीडिशन को करने। मजाक में कि इंडियंस क्वाइटली इन्वेड एंटार्क्टिका। और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, ज्यादातर देश या तो इस तरफ थे या उस तरफ थे, लेकिन इंडिया नॉन अलाइंड था, इन दोनों में से किसी भी देश को सपोर्ट नहीं। आज के दिन इंडिया के 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका पर, जहां पर कॉन्स्टेंटली रिसर्च करी जाती है, स्टडीज करी जाती है जियोलॉजी को लेकर। जो दूसरी एक्सपीडिशन हुई थी एंटार्क्टिका में इंडिया की, वहां पर साइंटिस्ट सुदीप्ता सेन गुप्ता मौजूद थी, जिन्होंने रिसर्च करके ये स्टडी किया कि जो शीमाकर हिल्स थी एंटार्क्टिका की कोस्ट पर, वो एक्चुअली में फॉल्ट लाइन का हिस्सा थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, इवेंचुअली टूट गई थी। उसी पॉइंट से टूटकर एक्चुअली में इंडिया जाकर
तिब्बत में टकराया और हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। ऐसे इंडिया एक्चुअली में एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा में ही था कि फाइनली ड्रिलिंग और माइनिंग एक्टिविटीज पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई एंटार्क्टिका में। ये एंटार्क्टिका में किसी भी देश के द्वारा माइनिंग और ड्रिलिंग नहीं करी जा सकती, उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना थी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एक्सपर्ट के द्वारा, जिसने पाया कि एंटार्क्टिका के नीचे 19 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हैं जिसे रिकवर किया जा सकता है। चेंज की वजह से जब ये आइस पिघलेगी तो एंटार्क्टिका को एक्सेस करना और आसान बन। इकलौता देश है जिसने रिसर्च स्टेशन बनाए हैं एंटार्क्टिका में, और किसी देश ने अपने और नए स्टेशन पास जो पानी मौजूद है, जो ओशन का एरिया मौजूद है, वहां पर भी एक नई ट्रीटी बनाई जानी चाहिए इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, कि वहां ओवर फिशिंग ना करी जा सके, कोई इलीगली आ ना सके, और वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया बने। इनके हेडक्वार्टर्स हैं अर्जेंटीना में बुएनोस। ब्रिटिश के स्टेशन पर जाएंगे एंटार्क्टिका में, पोर्ट लोक्रॉय जिसका नाम है, तो वहां पर टूरिस्ट एक्चुअली में अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवा सकते हैं। चिली और अर्जेंटीना की टेरिटरीज में भी टूरिस्ट जाकर अपने पासपोर्ट पर। आप क्या सोचते हैं कि एंटार्क्टिका का फ्यूचर इस बारे में क्या होना चाहिए? अगर आप अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं कि भाई अभी तो फिलहाल एंटार्क्टिका पे कोई किसी ने कब्जा नहीं किया प्रॉपर्ली, ना कोई सोच रहा है, पर बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इन केस आपको जो कॉन्टिनेंट्स मैंने बताए तो कौन इस पर कब्जा करेगा, क्या ये सब आप अपने जो कमेंट में बता सकती हैं, शेयर कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को कमेंट करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।